हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी 365। आज मैं इस चैनल में इंडियन एक्सप्रेस के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के एनालिसिस करूंगा और उनको डिटेल में आप लोगों को अच्छे से उनकी इन्फॉर्मेशन दूंगा। पहली जो हमारी जो न्यूज़ है वो पेज 3 पे, ये आपने आर्टिकल देखा होगा पेज 3 पे। रिसेंटली पीएम मोदी अपना यूएस का विजिट उन्होंने ख़त्म किया और उसके तुरंत बाद ही वो इजिप्ट में गए हैं। इजिप्ट में उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स एक्ट साइन करे हैं और उन्हीं को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, टॉक्स ऑन बायलैटरल रिलेशनशिप। इंडिया के और इजिप्ट के जो भी आपस में इनके रिलेशनशिप्स हैं उसके बारे में इन्होंने बातें करी, उसको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए। इजिप्ट ने G20 की मीटिंग जो श्रीनगर में होने वाली थी उसको स्किप किया था और उसको स्किप करते ही प्रधानमंत्री मोदी तुरंत इजिप्ट गए अपनी यूएस की विजिट के खत्म होने के बाद। इन्होंने 4 एलिमेंट्स पे बात करी है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे बात करी। पॉलिटिकल में जो जियो पॉलिटिक्स होती है, डिप्लोमैट इंटरनेशनल बेसिस पे जो पॉलिटिक्स होती है उसमें ये दोनों एक दूसरे को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। डिफेंस में आपके इक्विपमेंट्स आ जाते हैं और बहुत सारे एग्रीमेंट्स ऐसे आते हैं कि आप अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी कैसे शेयर कर सकते हैं, किस बेसिस पे या किस लेवल पे आप शेयर कर सकते हैं। सिक्योरिटी, डिफेंस सिक्योरिटी का ही हिस्सा है। इकोनॉमिक्स एंगेजमेंट आपका ट्रेड से रिलेटेड हो गया, ओके। एंड देन साइंटिफिक एंड एकेडमिक कोलैबोरेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंडिया इजिप्ट की कितनी हेल्प कर सकता है, एकेडमिक्स में कितनी हेल्प कर सकता है, तो इसके ऊपर पूरा इन्होंने अच्छे से अपना डिस्कशन किया है। ये थर्ड एलिमेंट था। फोर्थ एलिमेंट इज कल्चरल एंड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। इंडिविजुअल बेसिस पे लोग एक दूसरे से कैसे कॉन्टैक्ट करें, मीन्स कि इंडिया और इजिप्ट के जो लोग हैं, जो सिटीजन हैं, उनके बीच में भी एक अच्छा बॉन्ड बनना बहुत जरूरी है। तो इसके ऊपर भी इन्होंने बहुत बात करी थी। और कल्चरल शेयर कैसे करें, क्या कल्चर है इजिप्ट का, इंडिया का कल्चर है, इसके ऊपर इन्होंने पूरा डिटेल अपना अच्छे से डिस्कशन किया था। इसके बाद इजिप्शियन प्रेसिडेंट ऑल्सो ऑनर्ड पीएम मोदी विद द ऑर्डर ऑफ द नाइल, द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ इजिप्ट। पीएम मोदी को इन्होंने हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर का एक अवार्ड दिया है और ये आप फोटो में देख ही सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल्सो साइन 3 पैक्ट्स ऑन एग्रीकल्चर पे इन्होंने पैक्ट साइन करा है। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी कैसे, या और क्या हो सकता है एग्रीकल्चर में, सपोज करो कि फूड सप्लाई कैसे हो सकती है। प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स, इसकी भी इन्होंने पैक्ट साइन करा है कि दोनों साइट्स अपना जितना भी मॉन्यूमेंट्स है और आर्कियोलॉजिकल साइट्स है उनको कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। एंड थर्ड पैक्ट इज कंपटीशन लॉ। एक ऐसा लॉ होता है, आप कंपटीशन लॉ में क्या होता है कि कोई भी कंट्री, किसी भी कंट्री में एक प्राइस लिमिट के बियॉन्ड, उससे कम प्राइस पे नहीं कोई भी प्रोडक्ट सेल आउट कर सकती। नेक्स्ट इज पीएम मोदी विजिटेड ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा पीएम मोदी कहाँ उन्होंने इजिप्ट में वो उन्होंने विजिट करा है। ये पिरामिड ऑफ गीजा में पीएम मोदी गए हैं। पीएम मोदी जो हेलियोपोलिस में कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव सिमेट्री है वहाँ पर उन्होंने विजिट किया था। उन्होंने वहाँ पर इसलिए विजिट करा था क्योंकि जो वर्ल्ड वॉर 1 में जो हमारे इंडियन सोल्जर्स थे उनको वहाँ पर उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 में पार्टिसिपेट किया था और उनको वहाँ पर जैसे भी उनकी डेथ हुई थी तो वहाँ पे वॉर सिमेट्री में वहीं पर ही बरी कर दिया गया था। पीएम मोदी पेड होमेज टू मोर देन 4300 इंडियन सोल्जर्स हु डाइड इन इजिप्ट एंड एडन ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1। और इजिप्ट और एडन में जो भी वर्ल्ड वॉर 1 में जो भी सैनिक मारे गए थे भारतीय, और उनको सबको यहाँ पे दफनाया गया था। एंड थर्ड प्लेस इज हल अकीम मॉस्क। पीएम मोदी जी यहाँ पर गए और ये आपके करंट अफेयर्स में आ सकता है कि ये मॉस्क कहाँ पर है, तो कुछ भी पूछ सकता है यूपीएससी, ऐसा कोई उसका कुछ है नहीं। जैसे हम लोग जानते हैं यूपीएससी इज अनप्रिडिक्टेबल, तो हमें ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ती है। इजिप्ट की जो कैपिटल वो कैरो है। उनके इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट है अब्देल फताह अल सीसी, और इन्होंने ही पीएम मोदी का वेलकम किया था। पीएम मोदी गए थे इजिप्ट अभी। प्राइम मिनिस्टर जो है वो मुस्तफ़ा मैडबाउली है। तो ये छोटा सा जनरल नॉलेज है, ये कुछ भी आ सकता है, ऐसा कुछ है नहीं यूपीएससी का। उसके बाद जो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ है वो इकोनॉमी से रिलेटेड है। वो वाली जो न्यूज़ थी जो मैं इससे पहले जो अभी मैंने जो आपको न्यूज़ जो डिस्कस करी है वो इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है।
अब इकोनॉमी में ये हमारे गवर्नर है शक्तिकांत दास जी, और इन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताई, इन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर पे डिस्कशन किया है और उसके बारे में हम जानेंगे। इसमें 3 चीज़ें हम जानेंगे इस टॉपिक में, इन्फ्लेशन के बारे में, एल नीनो के बारे में और रशियन यूक्रेन। सो इन्फ्लेशन इकोनॉमिक का पार्ट है, एल नीनो ज्योग्राफी का पार्ट है। तो एल नीनो का मतलब एल नीनो की वजह से इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है वो हम जानेंगे। और ये आपको तो पता ही है रशिया और यूक्रेन में उनका कन्फ्लिक्ट हो रहा है और वॉर चल रहा है उनका, तो उससे भी क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है इंडियन इकोनॉमी में, ये हम आज जानेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। एल नीनो इन्फ्लेशन पे कैसे इम्पैक्ट कर सकता है, और आरबीआई गवर्नर का ये कहना है कि जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है उसको हम 4% तक लेके आएंगे, बट एल नीनो ने चैलेंज कर दिया। एल नीनो चैलेंज कैसे कर सकता है? इन्फ्लेशन का जो ब्रैकेट होता है वो आप लोगों को पता ही है, 2 से 6% होता है, ठीक है। और हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है? रेफर्स टू द रेट ऑफ चेंज इन द सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है उसमें जो चेंज आता है उसको हम हेडलाइन इन्फ्लेशन कहते हैं। मेजर ऑफ एवरेज प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम बाय फैमिली, और कोई भी गुड्स और सर्विस जो भी उसका जो एवरेज प्राइस होता है, जो भी टिपिकल इंडियन फैमिली जो कंज्यूम करती है उससे हम उसको मेजर करते हैं। हेडलाइन इन्फ्लेशन रेफर्स टू द रेट ऑफ चेंज इन दी सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में क्या चेंज आया है उसको हम हेडलाइन इन्फ्लेशन कहते हैं। एल नीनो क्या होता है? एल नीनो पैसिफिक रीजन में होता है। ये क्लाइमेटिक पैटर्न है। क्लाइमेटिक पैटर्न मींस कि पैसिफिक रीजन में अनयूजुअल वार्मिंग हो जाती है सरफेस वाटर पे, और ये ज़्यादातर ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन में होती है, जिसकी वजह से वार्मिंग की वजह से इंडिया के मॉनसून पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। और उसकी वजह से इंडिया, अगर एल नीनो ईयर है तो इंडिया में ड्रॉट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जिससे कि एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट पड़ता है। एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो फूड सप्लाई पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। सेंट्रल बैंक रेट 2.50% सिंस मई लास्ट ईयर। सेंट्रल बैंक रेट जो है वो 2.5% बढ़ा दिया गया पिछले साल मई से। वो इसलिए करा है क्योंकि इन्फ्लेशन को डाउन लाने में हेल्प कर रहा था। पहले जो इन्फ्लेशन जा रहा था, वो हमारा इन्फ्लेशन अगर 6% से ज्यादा जाता तो इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा एक थ्रेट है। इस वजह से बैंक ज्यादा बढ़ा दिए गए थे, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन 4.25% तक आ गया था। बैंक रेट एक तरह से लोन होता है। अगर ऑब्वियस है, अगर आपके ऊपर लोन के जो भी इंटरेस्ट है वो बढ़ा दिया जाएगा तो आप लोन कम लोगे। सपोज करो अभी जो लोन का जो इंटरेस्ट है वो 8% चल रहा है और बैंक ने अगर इंटरेस्ट बढ़ा दिया तो ऑब्वियस है कि लोग लोन लेना कम कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ज्यादा इंटरेस्ट कोई भी पे करना नहीं चाहेगा। तो इस वजह से बैंक के रेट्स इन्होंने बढ़ा लिए थे आरबीआई ने। एक्सपेक्टेड जो इन्फ्लेशन है वो 5.1 है। अगले साल के लिए जो फाइनेंशियल ईयर 24 होगा 5.1% है, तो ये भी उस 2 से 6% के ब्रैकेट में लाई करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल्सो रशियन वॉर लेड टू द प्राइस ऑफ कमोडिटी हाइक। ऑब्वियसली दो एक रशिया वर्ल्ड की मैं कहूँ को लार्जेस्ट कंट्री है और यूक्रेन से उसका वॉर चल रहा है, सो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड पे इम्पैक्ट तो करेगा, इकोनॉमिकली भी इम्पैक्ट करेगा, और जिसकी वजह से जो भी कमोडिटीज बाहर से आती है उनके प्राइस हाइक हो गए थे, काफी बढ़ चुके थे। क्रूड प्राइस आर नॉट द मेजर कंसर्न। क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस है इंडिया के लिए कोई बहुत मेजर कंसर्न नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली रशिया इंडिया को प्राइस क्रूड ऑयल सप्लाई कर रहा है। गवर्नर पॉइंटेड 2-3 फैक्टर्स फॉर द इन्फ्लेशन। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने 2 से 3 फैक्टर ही बताए इन्फ्लेशन के लिए। वॉलेटाइल इंटरनेशनल सिचुएशन ड्यू टू जियोपॉलिटिक सिचुएशन, मैंने आपको बता दिया, रशिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है, ठीक है। और मॉनसून इम्पैक्ट कर सकता है फूड को। ऑब्वियसली अगर मॉनसून कम है और मॉनसून अगर टाइमली नहीं आ रहा है, और मॉनसून का जो टाइम रहता है वो आपका
जून से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अगर प्री मॉनसून शावर्स है ऑब्वियसली वो एग्रीकल्चर की जो फील्ड्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है। लास्ट पैरा में क्या बोला है कि हमारी जो जीडीपी है 6.5 हम लोग अचीव कर रहे हैं, लेकिन ये एस्टिमेट IMF ने एस्टिमेट करा था कि बहुत कम हम अचीव करेंगे, लेकिन 6.5 हमारी जीडीपी हम अचीव कर रहे हैं। और शक्तिकांत दास ने ये भी बोला है, जो हमारे RBI के गवर्नर है, उन्होंने बोला ही सेड द बैंक क्रेडिट ग्रोथ अराउंड 16% इज सस्टेनेबल। तो एक तरह से पॉजिटिव आउटकम है इकोनॉमी को लेके, और अभी तक बहुत मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा स्टेबल चल रही है, लेकिन अगर वर्ल्ड की सिचुएशन देखी जाए, वर्ल्ड का जियोपॉलिटिक्स देखा जाए और इकोनॉमी लेवल देखा जाए, अगर यूरोप में तो रिसेशन स्टार्ट हो चुका है, इंडिया की जो इकोनॉमी है और कुछ हद तक स्टेबल पोजीशन पे है। तो RBI इस सब के बारे में अपना वो हैंडल कर रहा है, अपनी पॉलिसीज चेंज करता रहता है टाइमली। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आज का सेशन मैं यहीं पर क्लोज करता हूँ और होप करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।